हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस रिवीजन वीडियो में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। नहीं, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। चलिए गाइस, तो मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों से पूछा था कि बताइए क्या करना है। आपने कहा रिवीजन करना है। तो गाइस, इस वीडियो को एक वन शॉट वीडियो मान के चलिए, एक फुल फ्लेजेड रिवीजन वीडियो मान के चलिए। जो आप लोगों ने अगर पूरा चैप्टर पढ़ लिया है तो इस वीडियो को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो गाइस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बातें फटाफट मैं आपसे रिवाइज करूंगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विथ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किन चीजों के साथ डील करती है? फर्स्ट, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपकी केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और दूसरा, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तो यहां पर हमको दो चीजें ध्यान रखनी है कि हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका मेजर पर्पस क्या होता है? दो चीज करना, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। यहां पर हम लोग सब जानते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो सेल काम करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल सेल। यानी कि इस चीज को करने के लिए जो सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और यहां पर ये चीज को इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहां पर दो सेल हमारे लिए काम करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है। यहां पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, अलग अलग टाइप के गैल्वेनिक सेल होते हैं, जिसका एक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था डेनियल सेल। डेनियल सेल। डेनियल सेल में जिंक और कॉपर की इस तरीके से रिएक्शन चल रही होती थी, जिससे आपको ZnSO4 + Cu मिलता था, दैट इज कॉल्ड एज डेनियल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम लोगों ने क्या करा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही पढ़ा था। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? देन हम लोगों ने पढ़ा था डेनियल सेल, हम लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट की थी डेनियल सेल से। लेकिन डेनियल सेल पढ़ने के पहले भी हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट बात और सीखी थी, जो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, जो कि आपके गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, इन सब के अंदर आप लोगों को स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शंस दिखाई देती हैं। और इनका सबका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है सेल ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन करना शुरू करेगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आप लोगों को कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं दिखेगी। इनफैक्ट आप लोगों को नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई देगी। और इस वजह से इन लोगों का डेल्टा जी आप लोगों को कंपैरेटिवली पॉजिटिव दिखाई देगा। क्या बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर अपन बात करें डेनियल सेल की, तो डेनियल सेल का जो पोटेंशियल आता है दैट इज 1.1 वोल्ट्स। डेनियल सेल कैसे बनता है? डेनियल सेल के एनोड पर या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड पर हमेशा हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन वर्क करेगा। इनके एनोड पर हमेशा आपको ऑक्सीडेशन होता हुआ दिखाई देगा, एंड एनोड पर हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई देगा। एनोड पर हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल क्यों दिखाई देगा? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन करते वक्त जो मेटल इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, हम लोग यहां पर एक एग्जाम्पल देख भी लेते हैं। यहां पर क्या होगा? जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ रहा है,
तो यहां पर एनोड पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएंगे, नो डाउट यहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां जाने की कोशिश करेंगे, कैथोड पर। लेकिन जितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन कैथोड पर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी सेल का स्विच बंद है, तो अभी एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, इसलिए कैथोड आपको एनोड आपको नेगेटिव पोटेंशियल दिखाई देगा। ऑक्सीडेशन के बाद कैथोड पर हमेशा क्या चल रहा होता है, रिडक्शन। हम लोगों ने इसके लिए ट्रिक सीखी थी, AO आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, CR, तो वी आर कॉलिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो आओ CR, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एंड यहां पर हमेशा आपको कैथोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाई देगा। कैसा पोटेंशियल दिखाई देगा, पॉजिटिव पोटेंशियल दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग जानते हैं कि एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कैथोड पर आ रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर कैथोड पर आ रहे हैं। तो जैसे ही कैथोड पर Cu डाई पॉजिटिव को पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये सब भीड़ लगा के, ये सब भाग भाग के कैथोड के ऊपर जाकर चिपक जाएंगे। अब जब स्पीड से, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उससे ज्यादा स्पीड से, उससे ज्यादा क्वांटिटी में कॉपर डाई पॉजिटिव उस पर इकट्ठे हो जाएंगे। यानी रोटी 10 है लेकिन खाने वाले 20 आ जाएंगे, तो 10 को तो रोटी मिल जाएगी, बाकी 10 भूखे रह जाएंगे। तो ये जो डाई पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जितने आ रहे हैं उससे ज्यादा कॉपर डाई पॉजिटिव इकट्ठे हो जाएंगे, ये कॉज करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, और एनोड पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने की वजह से कॉज करेंगे नेगेटिव पोटेंशियल। तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से कॉपर रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से डेनियल सेल काम करता है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर इस डेनियल सेल की, तो बच्चों हर इलेक्ट्रोड का, एनोड अपने आप में एक इलेक्ट्रोड है, कैथोड अपने आप में इलेक्ट्रोड है, और हमने देखा इसका नेगेटिव पोटेंशियल है, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल किसके एस्पेक्ट में है, एनोड जिस सॉल्यूशन में डिप है उसके मुकाबले इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, कैथोड जिस सॉल्यूशन में डिप है उसके मुकाबले इसका पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो इसलिए हम लोगों ने इनको एक टर्म दे दी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक हम लोगों ने इन्हें टर्म दे दी जिसका नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो हम लोग बोलेंगे इट इज नथिंग बट द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के एस्पेक्ट में, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। एक टर्म आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या मतलब होता है, जब ये डेनियल सेल में आप लोगों ने कंसंट्रेशन 1 मोलर रखा, मतलब ये जो एनोड है ये जिंक एनोड किसके अंदर डिप होगा, ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। ये कॉपर का एनोड किस में डिप होगा, CuSO4 के अंदर। तो ये जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस लिए हैं प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों ने सॉल्यूशंस लिए हैं, इन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, प्रेशर 1 atm होना चाहिए, और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। समझ पाए बात को, ये अगर कंडीशंस मेंटेन्ड है तो इन कंडीशंस पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, सो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड with respect to solution, with respect to solution at above conditions, at above given conditions, ऊपर दी हुई कंडीशंस के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E0 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सिंपल पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो नाउ अगर हम लोग कैथोड का पोटेंशियल निकालें तो उस पर रिडक्शन हो रहा है, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। भाई या तो नॉर्मल कंडीशंस में निकालो
या ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालो, तो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड कहलाएगा, और अगर नॉर्मली निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड कहलाएगा। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैथोड पर चल क्या रहा है, रिडक्शन, तो हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसको क्या नाम दे देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। और इसको और क्या नाम दे सकते हैं, अगर ये इन कंडीशंस पर चल रहा हो तो क्या नाम दे देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिमिलरली अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम एनोड का निकालें, सिमिलरली अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग एनोड का निकालें तो क्या होगा, तो हम इसे नाम देंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड या स्टैंडर्ड एनोड पोटेंशियल। और एनोड पर चल क्या रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन चलो तो हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। या अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हो तो क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अगर हम लोगों के पास में ये सारी वैल्यूज है, मतलब अगर मेरे पास में एक सेल का कैथोड का पोटेंशियल है और उसी सेल का एनोड का पोटेंशियल है, या वो सेल जो रिडक्शन कर रहा है वो पोटेंशियल है, और सेल अगर जो मेरे पास में ऑक्सीडेशन कर रहा है अगर वो पोटेंशियल है, इस पूरे सेल का यहां पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। क्या बोलेंगे इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल। प्यारे बच्चों, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज इसे ध्यान रखेंगे। इसका पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हम बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, अच्छा, जब आप गैल्वेनिक सेल बनाते हो तो यह पाया जाता है कि कैथोड राइट साइड लगता है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द राइट साइड, ये साइड राइट साइड, माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑन द एनोड, यानी एनोड कहां पाया जाता है, लेफ्ट साइड। तो प्यारे बच्चों, इन तीन फॉर्मूले से आप लोग किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ इन फॉर्मूलेस को पढ़ने के बाद एक छोटी सी बात, प्रॉब्लम यह है कि जब कभी भी अपने पास में कोई गैल्वेनिक सेल होता है या डेनियल सेल होता है तो प्रॉब्लम यह होती है कि आपके पास में जो सेल बना हुआ होता है जब वो वर्क करता है, यहां पर वोल्ट मीटर वगैरह लगा हुआ रहता है, तो आपको जो रीडिंग्स मिलती है वो आपको एक कंप्लीट सेल की वैल्यू मिलती है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल मिलता है। मैंने यहां पर आपको ये फॉर्मूला जरूर सिखाया है, लेकिन असलियत में जब अपन इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम लोग रियलिटी में सेल को चालू करके देखते हैं, तो हमें ना तो इसकी वैल्यू इंडिविजुअली मिलती है ना तो इसकी वैल्यू इंडिविजुअली मिलती है, हमको सेल की वैल्यू मिलती है डायरेक्टली। मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक घर में दो भाई हैं, एक का नाम है रिडक्शन, एक का नाम है ऑक्सीडेशन। इन दोनों भाइयों के लिए उनकी मम्मी 10 रोटी बनाती है, तो बाहर वाले लोगों को यह लगता है कि ये दोनों भाई मिलकर 10 रोटी खाते हैं या इनके घर में 10 रोटी बनती है, लेकिन हमें यह नहीं पता चलता कि रिडक्शन वाला भाई कितनी रोटी खाता है और ऑक्सीडेशन वाला भाई कितनी रोटी खाता है। 10 रोटी का मतलब ये थोड़ी कि दोनों 5-5 खाते हैं, हो सकता है एक भूखमरा हो, भुक्कड़ हो तो वो 9 रोटी खा जाता हो, दूसरा वाला गरीब एक ही खाता हो, तो ये कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप लोगों को जब ये सेल की वर्किंग देखते हो तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ सेल पता चलता है, ना कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये पता करने के लिए हमारे पास में क्या आता है, शी। कौन आता है, शी। व्हाट इज शी, शी बोले तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या होती है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का खुद का पोटेंशियल, खुद का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट्स। क्या होता है, 0 वोल्ट्स। तो अब इसके साथ इंपॉर्टेंस क्या होती है कि अगर आप इस शी को
एनोड पर लगा दोगे, अगर आपने शी को एनोड पर लगा दिया तो एनोड पर पोटेंशियल 0 हो गया। एनोड पर पोटेंशियल क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब यहां पर सिचुएशन कैसे वर्क करेगी? अब जब आप एक सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल देखेंगे तो लेट्स से सेल का पोटेंशियल आ रहा है 1.1 वोल्ट्स आ रहा है। चलो कितना आ रहा है? 1.1 वोल्ट्स। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जानते हैं कि ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब एनोड पर SHE होने की वजह से पोटेंशियल 0 हो गया। सेल का पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटली 1.1 वोल्ट्स आ रहा है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? ई नॉट सी कितना होगा? ये ऑटोमेटिकली हट गया, ये बात खत्म हो गई कि कैथोड का ही पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स होगा। आ रही बात समझ में? ठीक उसी तरह अगर ने यहां पर आपने फॉर एग्जांपल कैथोड लगा दिया, आपने कैथोड पर SHE लगा दिया, तो अब कैथोड का पोटेंशियल 0 हो गया। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चला कि हमारे सेल का पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट्स आ रहा है। अपन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, तो फिर ये फॉर्मूला लगा दो। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट्स है लेकिन कैथोड का 0 है, माइनस E नॉट, तो ये माइनस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो E नॉट ऑफ एनोड विल बी इक्वल टू माइनस 1.1 वोल्ट्स। प्यारो समझ में आ रही है आप लोगों को, राज दुलारे बच्चे मेरे? तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमें कैथोड का या हमें एनोड का इंडिविजुअल पोटेंशियल पता चल गया। तो SHE का काम यही होता है कि इनका इंडिविजुअल पोटेंशियल पता कर सके। गाइस रिवीजन है इसलिए पूरी वर्किंग नहीं एक्सप्लेन करूंगा, वर्किंग मैंने अपने वीडियोस में बना रखी है, लेकिन अभी आप लोगों को यहां पर मैंने बेसिक बातें बता दी। ठीक है, नाउ हमारे पास में SHE की मदद से हमने इंडिविजुअल कैथोड या इंडिविजुअल एनोड का पोटेंशियल निकाला। अब कैथोड पर भी कोई मेटल होगा, एनोड पर भी कोई मेटल होगा, तो इनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल लेने की वजह से, इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स निकाल लेने की वजह से हम लोगों के पास में एक सीरीज डेवलप कर ली गई जिसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक सीरीज डेवलप हो गई जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? हर एलिमेंट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा एक बात ध्यान रखना, IUPAC ने क्या बोला है? IUPAC ने बोला है कि आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर आपके पास में अलग अलग एलिमेंट्स हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू देखी गई। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल लेकर बताऊंगा। लिथियम आयन व्हेन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स लिथियम। 2H positive ion when accepts 2 electrons it forms H2, and F2 plus 2 electrons forms 2F negative। ये 3 एग्जाम्पल अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। जब लिथियम का ये रिएक्शन कराई गई तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका हमें मिला -3.07 वोल्ट्स। इसका E नॉट हम लोग जानते हैं, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, SHE है, तो इसका 0.00 वोल्ट्स होता है, और इसका E नॉट हमें मिला प्लस 2.97 वोल्ट्स। अब ये SHE की वैल्यू 0 है, मतलब ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अगर आप SHE से ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता जाता है, और SHE से नीचे आते हैं तो पोटेंशियल मोर पॉजिटिव होता था। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब अब मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं कि जब लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा ताकि वो लिथियम बना सके, उसको ये बात पसंद नहीं आएगी। पसंद नहीं आने की वजह से उसका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है? नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो डालता हूं लेकिन आपको पसंद नहीं आते, तो आप लोगों की तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसा आएगा? आप देखोगे नहीं, आप व्यूज नहीं आएंगे, आप डिसलाइक कर दोगे, आप कमेंट में मुझे बहुत प्यारी प्यारी गालियां बकोगे। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा कि भैया मैं जो कर रहा हूं वो मेरे प्यारे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उनका रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक उसी तरह लिथियम को इलेक्ट्रॉन देकर लिथियम सॉलिड या लिथियम मेटल बनाना लिथियम को पसंद नहीं आ रहा कि लिथियम आयन
लिथियम मेटल में कन्वर्ट हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, इसलिए उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता जाता है, मेटल की या एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इच्छा खत्म होती जाती है। तो यहां पर हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे, एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम्स मोर नेगेटिव, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की इनकी जो कैपेसिटी होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती जाती है, वो डिक्रीज होती जाती है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन चल रही है, तू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो तू डोनेट कर, तू एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो तू डोनेट कर, तू डोनेट नहीं कर सकता तो तू एक्सेप्ट कर, कुछ एक करना ही पड़ेगा। तो अगर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सो देयरफॉर ये चीज क्लियर है दैट इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, सो देयरफॉर इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इजीली, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके डोनेट किए हुए इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएगा। तो वो रिड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। सो देयरफॉर दे बिकम्स स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतने ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। और यहां पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एफ नेगेटिव बनाने में खुश है, उसको इलेक्ट्रॉन पसंद है। तो क्या होगा, अगर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, देयरफॉर ये इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो किससे करेंगे, जो छोड़ रहा है। तो जो छोड़ रहा है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और ये उनसे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब ये उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। सो देयरफॉर दे बिकम्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। प्यारे बच्चों, दिस इज द होल सोल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए अब यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ ली। अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम यह आती है कि हम लोगों ने ई नॉट ऑफ अ सेल तो पता कर लिया, हम लोगों ने ई नॉट ऑफ अ सेल तो पता कर लिया। ई नॉट ऑफ अ सेल निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड से आप इसे पता कर सकते हो। लेकिन व्हाट अबाउट ई ऑफ अ सेल, यानी कि अनस्टैंडर्ड कंडीशंस में, अगर आपके पास में कंडीशंस अनस्टैंडर्ड है, अनस्टैंडर्ड की जगह मुझे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलना चाहिए। अगर आपके पास में कंडीशंस नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब इस सेल के अंदर हो सकता है कि कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो सकता है कि प्रेशर 1 atm ना हो सकता है टेम्परेचर 298 केल्विन्स ना हो। आ रही बात समझ में। यूजुअली इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशंस भी गड़बड़ा जाती है तो सेल स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं होता। तो इधर दिस और इधर दिस, इन तीनों में से कोई एक चीज इस कंडीशन को फॉलो ना करे तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस में आप सेल का पोटेंशियल कैसे पता लगाओगे, कैसे पता लगाएंगे, हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। तो नर्न्स्ट अंकल की जो इक्वेशन है वो हमें यही पता करने में मदद करती है कि अगर आपके पास में अनस्टैंडर्ड कंडीशंस है तो इन कंडीशंस में आप सेल का पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो इसकी इक्वेशन हम लोगों को याद रखनी है, नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10। यहां पर आप लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन एट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट रेस टू देयर पावर n रेस टू देयर पावर m। अब ये पावर n और m जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तब आपको समझ में आएगी। फॉर लॉग कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको लॉग की सारी वैल्यू एक स्पेशल वीडियो में सिखा दी है। ई नॉट ऑफ अ सेल माइनस 0.059 अपॉन n, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज नर्न्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखिए इसको,
नाउ गाइस, अब यहां पर एक बात और समझेंगे। अगर आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई है, अगर आपकी केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ गई है, दैट मीन्स यहां पर ई ऑफ अ सेल जीरो हो गया है, इक्विलिब्रियम बन गया यहां पर। अब यहां पर केमिकल रिएक्शन वर्क नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपके सेल का पोटेंशियल जीरो हो गया। तो यहां पर क्या होगा, इस वाली कंडीशन में अगर आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो प्यारे बच्चों क्या होगा, तो यहां पर हमने जैसा बोला कि हमारा जो ई ऑफ अ सेल है वो तो जीरो हो गया, मतलब सेल का पोटेंशियल तो जीरो हो गया। तो अगर पोटेंशियल ऑफ अ सेल बिकम जीरो तो क्या करेंगे, यहां पर क्या इक्वेशन काम करेगी, ई नॉट ऑफ अ सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log Kc, वेयर Kc इज योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Kc क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, Kc कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और यहां पर जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की कोशिश करेंगे तो log Kc विल बी एंटी लॉग, यानी यहां पर आप लोगों को एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। तो जब कभी भी आप यहां पर सारी वैल्यूज रखेंगे, ई नॉट ऑफ अ सेल की वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू रख देंगे, तो यहां पर आप लोगों को एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। और एंटी लॉग निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये इक्वेशन आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास में गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर आपके पास में गिब्स फ्री एनर्जी है, तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हम लोग क्या करना है, तो गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से लिखी जाती है। सो डेल्टा जी नॉट मतलब गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, नॉन स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड कंडीशन, दैट इज डिनोटेड माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ अ सेल, एन एफ ई नॉट ऑफ अ सेल। यानी कि अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी भी निकालनी है तो आप बड़े आराम से गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। ई नॉट ऑफ अ सेल रख दो, एफ की वैल्यू रख दो। वी ऑल नो दैट 1 फराडे इज नथिंग बट 96500 कूलम्स, और एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। तो इस तरीके से आप लोग डेल्टा जी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइज यहां पर हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट पूरी तरीके से खत्म हो गया, ठीक है। नोट कर लिया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मेरे पास में इफ आई हैव अ मेटल, तो मैं मेटल की कंडक्टिविटी, मेटल की रेजिस्टिविटी बड़े आराम से निकाल सकता हूं। तो रेजिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे ही मैं R का ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूं, मुझे यहां पर मिलता है रो L बाय A, वेयर रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रो क्या कहलाती है, रो इज योर रेजिस्टिविटी एंड रो R क्या है, इट इज रेजिस्टेंस। L क्या है, लेंथ, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, इट इज क्रॉस सेक्शन एरिया। हम लोग सब जानते हैं रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, विच इज डिनोटेड बाय G। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। तो जब हम लोग कंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे तो कंडक्टेंस इज 1 बाय R, कंडक्टेंस कैन बी रिटन एज 1 बाय R। तो R की वैल्यू क्या है, R इज A रो L बाय A, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, A अपॉन रो L, A अपॉन रो L। और एक बात मैं आपको और बता दूं, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, एक मैं आपको और बात बता दूं कि अगर रेजिस्टिविटी की बात की जाए तो रेजिस्टिविटी इज ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय कप्पा। सो 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा, और कप्पा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रो, यानी कि रेजिस्टिविटी। तो यहां पर आपके पास में 1 अपॉन रो, मुझे यहां पर 1 अपॉन रो दिख रहा है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी रिटन एज G इज इक्वल टू कप्पा A बाय L, where G is conductance and kappa is conductivity। क्या है बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करें हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की,
तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग निकाल नहीं सकते। दूसरी प्रॉब्लम है कि ये जो हम लोग किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम लोग इस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर लगाकर, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर हम लोग लगाकर इसे इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, R1 R2 R3 R4 इस तरीके से करके। लेकिन आप एक सॉल्यूशन को यहां पर कैसे लगाओगे मेटल की जगह? तो यहां पर इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में क्या लगाया जाता है, हम लोग बनाते हैं यहां पर कुछ कंडक्टिविटी सेल्स। हमारे पास में क्या होते हैं, कंडक्टिविटी सेल्स। कंडक्टिविटी सेल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, ताकि प्लेटिनम नॉन रिएक्टिव होता है तो ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करे, और एक ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को भर देते हैं, और उस ट्यूब को उठाकर हम लोग यहां पर R1 R2 जिसकी भी जगह आपको लगाना आप उसे लगा सकते हो। यहां पर एक बात सब लोग ध्यान रखेंगे, हमारे पास में एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सो सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज L/A। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट इज ऑलवेज रिटन एज L/A। तो ये हो गया बच्चों आपके कंडक्टिविटी सेल के बारे में बात। क्या ये बात समझ में आ गई? प्लीज इतना नोट करेंगे फटाफट से, फटाफट शटाशट नोट करो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इसको G स्टार से भी लिखा जा सकता है। मैंने सेल कांस्टेंट के ऊपर स्टार लगाया था, क्यों? क्योंकि इसको अपन G स्टार भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। अब यहां पर इस G स्टार की अगर अपन बात करें तो देखो L/A यहां दिख रहा है, L/A। सो यहां पर रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाई बाय G स्टार। एक फॉर्मूला ये बन गया, देखो वो दिख रहा है उधर। ठीक है, अच्छा यहां देखें, यहां देखें A/L यानी इसका उल्टा हो गया, तो यहां पर G विल बिकम इक्वल टू कप्पा इंटू 1/G स्टार। तो ये दो फॉर्मूले प्यारे बच्चों मेरे लाडलो, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसको नोट करने के बाद अपन आगे चलते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए, अब हमारे पास में एक टर्म आती है मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? तो प्यारे बच्चों मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है, मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है अगर आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन है तो उस 1 मोलर सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। इसको लिखा जाता है कैप एम से, दिस इज कॉल्ड एज कैप एम। कैप एम इज इक्वल टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। दिस इज वन फॉर्मूला ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है, ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला और होता है कैप एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड बाय सी। सी इज योर कंसेंट्रेशन, सी इज योर कंसेंट्रेशन। प्यारे बच्चों इनमें यूनिट्स का फर्क होता है ना, यूनिट्स कन्वर्जन हम लोगों ने देखा था, बट यहां पर आप लोग इस चीज को प्लीज ध्यान से देख लीजिए, फिर इसको रब करके आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो अब हमारे पास में कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी नाम की टर्म्स है। अब हम लोग यहां पर ये देखेंगे कि वेरिएशन क्या आएगा कंसंट्रेशन के साथ जब अपन चेंज करेंगे, दैट इज वेरिएशन इन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। यानी जब आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ खिलवाड़ करोगे तब यहां पर क्या चेंज आएगा। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हम लोग यहां पर वाटर ऐड करके डाइल्यूशन करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर एक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन इंक्रीज करने वाले हैं। डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, पानी मिलाते जाओ। जैसे आपने 1 ग्लास नींबू पानी बनाया तो उसका टेस्ट अभी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन अगर उस 1 ग्लास नींबू पानी के अंदर मैं 1 ग्लास पानी और मिला दूं ताकि 2 ग्लास बन जाए, तो अब उतना टेस्टी नहीं लगेगा। मतलब आपने उसके अंदर पानी बढ़ा दिया, तो पानी बढ़ने की वजह से जो नमक, 1 चम्मच नमक अगर 1 ग्लास पानी के अंदर था, अब वो 1 चम्मच नमक 2 ग्लास पानी के अंदर हो गया। मतलब उसका टेस्ट जो 1
ग्लास पानी के अंदर आना था, अब 2 ग्लास पानी के अंदर उसका टेस्ट हाफ हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहां पर अपने को डाइल्यूशन इंक्रीज करना है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फ्री आयंस पर, नंबर ऑफ फ्री आयंस पर एंड गैप बिटवीन, और वी कैन से स्पेस बिटवीन फ्री आयंस पर। मतलब आपके आयंस कितने फ्री हैं, आपके आयंस के अंदर कितनी मोबिलिटी है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो प्यारे बच्चों, जब आप डाइल्यूशन करते हो तो डाइल्यूशन करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो फ्री आयंस होंगे, जो पहले 1 लीटर पानी में थे और अब वो 2 लीटर पानी में है, तो पहले उनके पास में जो स्पेस थी वो 1 लीटर की थी, अब 2 लीटर की है, तो स्पेस बढ़ गई, तो मोबिलिटी बढ़ गई, और मोबिलिटी के बढ़ जाने की वजह से नो डाउट कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस आपका बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई डाउट? नाउ अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, कप्पा की, तो प्यारे बच्चों कप्पा का मतलब होता है इट इज द कंडक्टेंस, कप्पा का मतलब क्या पढ़ाया था? कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी अगर आपके पास में 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, उसकी कंडक्टेंस क्या है? और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कंडक्टेंस का मतलब फ्री आयंस, मतलब सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि 1 ml में कितने फ्री आयंस हैं। जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे 1 ml के अंदर, उतना ज्यादा उसका कप्पा होगा। लेकिन डाइल्यूशन बढ़ाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो लेट्स से पहले 1 ml के अंदर मेरे पास में 4 आयंस थे, लेकिन अब डाइल्यूशन बढ़ाकर मैंने क्या कर दिया? उसको 2 ml कर दिया। लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस तो अभी भी 4 हैं, आयंस थोड़ी बढ़ा रहा हूं मैं तो सिर्फ पानी बढ़ा रहा हूं। तो पहले 1 ml के अंदर 4 आयंस थे, लेकिन अब 1 ml के अंदर जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने आयंस मिलेंगे? 2 आयंस, मतलब अब 2 आयंस हैं। तो पहले 1 ml में 4 आयंस हुआ करते थे, लेकिन अब 1 ml में सिर्फ 2 ही आयंस हैं। तो आयंस, फ्री आयंस कम हो गए, इसलिए डाइल्यूशन करने पर कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है। समझ में आ रही बात आपको? फिर अपन बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। इसका फॉर्मूला होता है 1000 इंटू कप्पा बाय एम। अब प्यारे बच्चों एक बात समझो, एम का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। व्हाट इज एम? एम इज नथिंग बट मोलैरिटी, और वी कैन से कंसंट्रेशन। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हो, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो, मोलैरिटी कम होती जाती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अगर आपके पास में 58.5 ग्राम्स NaCl है, जिसका मॉलिक्यूलर मास भी 58.5 ग्राम है, इंटू 1000/1000, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? सब कट जाएगा, बचेगा 1 मोलैरिटी। लेकिन अगर अब मैंने पानी डबल कर दिया, 1000 ml की जगह मैंने 2000 ml कर दिया, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 0.5 टाइम्स जाएगा, तो अब मोलैरिटी 0.5 हो गई। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर मोलैरिटी कम होती है। यहां पर आप देखो मोलैरिटी और केपएम में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो मोलैरिटी कम हो जाने की वजह से मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है? ये 3 बातें आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। नाउ होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स का खेल हमने सीखा, अपने पास में 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। पहले होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पानी में जाते ही पूरे 100%, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट नहीं होते। इनफैक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप जितना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा डाइल्यूशन बढ़ाओगे, वो उतना ज्यादा डाइल्यूट होते जाएंगे। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर हमारे पास में 2 एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है? यहां पर हमने लिया √c, मतलब जैसे जैसे आप पीछे आओगे कंसंट्रेशन कम होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी वैसे वैसे बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको सीधा कर्व मिलता है। आपको क्या मिलता है? एक सीधा कर्व मिलता है, और ये कर्व बिल्कुल आगे जाते जाते इस पॉइंट पर क्रॉस कर जाता है। यानी यहां पर हो गई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ये क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। इसका मतलब ये होता है
टेक्निकली हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को इतना पानी मिला दिया, उसको हमने इतना डाइल्यूट कर दिया कि वहां पर वो इनफाइनाइट टाइम्स उसके आयंस डिसोसिएट हो गए, मतलब पूरी तरीके से वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। अब उस सॉल्ट का कोई कंसंट्रेशन नहीं बचा, मतलब NaCl था फॉर एग्जांपल, तो उसको इतना डाइल्यूट करा कि वो पूरी तरीके से Na और Cl में टूट गया। अब प्रैक्टिकली इसका कंसंट्रेशन 0 हो गया। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आप देखो यहां पर ग्राफ में कंसंट्रेशन इज टेक्निकली 0। समझ में आ रही बात आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप लोग ग्राफिकली, आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी आप ग्राफिकली निकाल सकते हो बिना किसी परेशानी के। आप बिना किसी परेशानी के से निकाल सकते हो। वो स्लोप वाली इक्वेशन मैंने आपको सिखाई थी। तो कैप एम इज इक्वल टू कैप एम नॉट माइनस ए अंडर रूट सी। इस फॉर्मूले से आप इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। आप ग्राफ पे ही मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस प्लॉट कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपके साथ में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, तो प्यारे बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करोगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक टाइम के बाद वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो इस वाई एक्सिस के पैरेलल चलने लगेगी। और पैरेलल चलने की वजह से आपको ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला पॉइंट ही नहीं मिलेगा। तो अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये इक्वेशन नहीं लग सकती। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो एप्लीकेबल है, बट नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसीलिए हम लोग यहां पर यूज करते हैं कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ, और कोलरॉश लॉ का क्या कहना होता है? कोलरॉश लॉ इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। कोलरॉश लॉ का कहना होता है अगर आपको किसी भी एक सॉल्ट का मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, फॉर एग्जांपल NaCl की आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बहुत ईजी होता है। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन। अब इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी इसका सम कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्ट। अगर आपके पास में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से आपके पास में ये CH3COOH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको एक टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसमें ये एनायन और ये कैटायन आ जाए, और वो सॉल्ट ऐसा लेना है जो स्ट्रांग हो, क्योंकि अभी तो ये वीक है। अभी ये कैसा है? अभी ये वीक है। और हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें ये कैटायन और ये एनायन हो और वो सॉल्ट स्ट्रांग हो। तो यहां पर मैं चूज करता हूं HCl, जो कि एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। इसमें हमारा कैटायन आ गया, और CH3COONA ये भी एक स्ट्रांग सॉल्ट है जिसमें हमारा एनायन आ गया। अब मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को कैसे बनाई देखो, CH3COONA प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस CH3COOH। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत? अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको ये वाले फॉर्मूले से आपको बड़े आराम से इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। पोटेंशियल नहीं, सॉरी, आपको इसका मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। इसका भी, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसको इक्वेशन के इधर ले आता हूं, तो माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। बस आप इनकी वैल्यूज रखो, आप आराम से इनकी वैल्यूज रखो, आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज योर कोलरॉश लॉ। प्यारे बच्चों, कोलरॉश लॉ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं, प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए। आई डोंट थिंक अब आपको इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलरॉश लॉ समझने के बाद अब हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस देखा था। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता था बताइए? इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बना देते हैं। यस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाते थे। हमारे पास में 3 तरीके के प्रोडक्ट मिलते थे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर NaCl को मॉल्टन फॉर्म में ले लिया और अगर मैंने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो मुझे यहाँ पर 2Na मिलेगा और क्लोरीन गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी।
यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सिखा दूं, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थोड़ा सा उल्टा होता है। यहाँ पर एनोड पर एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ही ये एनायंस को अट्रैक्ट करता है, और कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये कैटायंस को अट्रैक्ट करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को? तो यहां पर ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास में मॉल्टन फॉर्म में कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कैथोड पर आपको मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा और एनोड से आपको गैस निकलती हुई दिखेगी। अच्छा, हमेशा की तरह एनोड पर ऑक्सीडेशन ही चलेगा और कैथोड पर हमेशा की तरह रिडक्शन ही चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। दूसरा, अगर आपके पास में NaCl है और साथ ही साथ H2O है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर। समझ में आ रही बात? ये हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो यहां पर आपको क्या दिखेगा? हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखेगी, क्लोरीन गैस निकलती हुई दिखेगी और NaOH आप लोगों को यहां पर जमा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हमने देखा था जिसमें हम लोगों ने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया था। और अगर हमारे पास में बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट एक्वस NaCl सॉल्यूशन है तो यहां पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर सीधी सी भाषा में अगर आपके पास में NaCl प्लस H2O है तो यहां पर NaCl कोई काम नहीं करेगा, यहां पर जो भी काम करेगा H2O करेगा। H2 गैस अलग निकलेगी, O2 गैस अलग निकलेगी और NaCl वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, बस NaCl यहां पर क्या काम करेगा? कंडक्टिविटी बढ़ाएगा। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस था, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, ये सिर्फ रिवीजन है एक बार ताकि आपके कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फराडे अंकल के लॉस की, फराडेज लॉ की। फराडे अंकल ने क्या बोला था? फराडे अंकल ने हमें बोला था दो चीजें। भाई जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो चीजें देखी आप लोगों ने। क्या दो चीजें देखी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में? पहला कि या तो कोई मेटल डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस रिलीज हो रही है। तो उन्होंने हमें एक बात सिखाई फराडे फर्स्ट लॉ के अंदर, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। हम लोग जानते हैं चार्ज इज I इंटू टी यानी करंट पर इंटू टाइम, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू टी। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हटाएंगे तो इट इज बिकम इक्वल टू Z इंटू I इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला बन गया। Z इज कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट, ये इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट कहलाता है और इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट निकालने का तरीका होता है Z इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस जो रिलीज हो रहा है या डिपॉजिट हो रहा है डिवाइडेड बाय n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 96500 कूलम्स। मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर। तो हम लोग यहां पर W की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96500, क्योंकि ये तो अपनी जगह पर रहेगा, n फैक्टर चला गया, इंटू I इंटू टी। ये हो गया आपका पहला फॉर्मूला। दूसरी चीज उन्होंने हमें बताई कि अगर आपने कोई दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को अगर आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है तो W1 डिवाइडेड बाय W2 यानी वेट ऑफ सब्सटेंस A डिपॉजिटेड इज टू वेट ऑफ सब्सटेंस 2 डिपॉजिटेड विल ऑलवेज बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास, विल ऑलवेज बी इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट मास, यानी इनके इक्विवेलेंट मास का जो रेशो होगा उसी रेशो में ये भी डिपॉजिट होगा। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में स्टडी किया था। तो गाइस ये दो आपके हो गए फराडे लॉ, ठीक है। नाउ गाइस इतना रिवाइज करने के बाद सेल्स और बैटरीज मैंने अभी अभी डाले हैं और कोरोजन भी मैंने अभी अभी डाला, तो आप एक बार उसको वहां से देख लीजिएगा। ये एक छोटा सा वन शॉट मैंने पढ़ाया है, सारी बेसिक बातें इसके अंदर मैंने आपको एक बार रिवाइज कराने की कोशिश की है। होप ये पसंद आया होगा। अब क्लास यहीं खत्म करते हैं, बहुत बड़ा वीडियो बन गया रिवीजन में भी, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में सिखाया था। तो एक बार चैप्टर पूरा अच्छे से देखो, एक बार इस वीडियो को देखो, अगर लगता है पढ़ना तो ठीक है, वरना अपन चैप्टर डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल फ्लेजेड तरीके से खत्म होता है। अब मुलाकात होगी केमिकल काइनेटिक्स में। सेल्स, बैटरीज और कोरोजन आप एक बार जरूर जाकर पिछले वीडियो में चेक कर लीजिएगा, पिछले जो लास्ट के 2 वीडियोज है उसमें, ठीक है। तो गाइज लेट्स फिनिश इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हियर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स।
बाय बाय।